ये ऑप्शंस जो होते हैं, इन्हीं ऑप्शंस को हम आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर एक बात फिर से मैं एक बार रिवाइज कर ले रहा हूं कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी टूल की जरूरत क्यों पड़ती है। हमने एक चीज देखी कि बाजार में जो प्राइजेस हैं, उन प्राइजेस में या तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो भी वो प्रॉब्लम है, या तो बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है तो भी वो प्रॉब्लम है। इस बहुत ज्यादा को रोकने के लिए आरबीआई ये काम करती है। देखिए, प्राइजेस क्यों इंक्रीज होते हैं, तो अभी मैं सिर्फ लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझ रहा हूं। सप्लाई साइड में मैं ऑलरेडी कल समझ चुका हूं, बट जब मैं गवर्नमेंट वाला पोर्शन समझाऊंगा तो फिर से समझाऊंगा। अभी मैं प्राइस को लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा हूं। जब लोगों के पास जरूरत से ज्यादा लिक्विडिटी होती है, तो इस सिचुएशन में वो हर प्रोडक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं, जब जरूरत से ज्यादा होती है। तो जब ऐसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में बाजार में प्रोडक्ट की प्राइसेस, बाजार में उत्पादों के प्राइसेस बढ़ना चालू हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा कंडीशन, जब लोगों के पास जरूरत से कम पैसा होता है, तो ऐसी स्थिति में लोग पैसा देने के लिए या पैसा खर्च करने के लिए सक्षम, कैपेबल नहीं होते हैं, जिस कारण से यहां पर प्राइजेस कम होने लगती है। ठीक है, आप में से एक चीज मुझे, आप सभी लोगों में से थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि आप में से कि आप सभी लोगों का मीडियम क्या है। आप जितने लोग ज्वाइन किए हैं, आप मुझसे एक बार थोड़ा सा बताइए कि आपका मीडियम क्या है, ताकि मैं, अगर हमारे पास एक कॉमन मीडियम हो तो हम उस कॉमन मीडियम में ही डिस्कस करें। हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो फिर हम बायलिंगुअल डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सो हम यहां पर ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइजेस जो होते हैं बाजार में, मूल्य जो होता है, ये मूल्य बढ़ता है इसलिए क्योंकि लोगों के पास अतिरिक्त धनराशि, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है। प्राइजेस कम होते हैं बाजार में इसलिए क्योंकि लोगों के पास जरूरत के हिसाब से या एडिक्वेट लिक्विडिटी नहीं है। यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि यदि प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो उस प्राइजेस को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो जो एडिशनल लिक्विडिटी थी जिसके कारण की प्राइजेस बढ़ रहे थे, उन एडिशनल लिक्विडिटी को आरबीआई एब्जॉर्ब कर ले। जब आरबीआई इस एडिशनल लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसी को हम कहते हैं टाइट मॉनेटरी पॉलिसी, डियर मॉनेटरी पॉलिसी, टफ मॉनेटरी पॉलिसी। लेकिन जब आरबीआई को यह समझ में आता है कि क्योंकि लिक्विडिटी की कमी है, इस कारण से प्राइजेस ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो आरबीआई लिक्विडिटी को या पैसे को या अमाउंट को मार्केट में पुश करती है। जब वो मार्केट में इसकी उपलब्धता करती है, तो इसी को कहते हैं इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो हम एक बात ये समझ रहे हैं कि जब प्राइजेस बढ़ रहे हैं यानी इन्फ्लेशन एक्सेस हो रहा है, तो वहां पे हम टाइट मॉनेटरी पॉलिसी पर आ जाएंगे, और जब वहां रिसेशन हो रहा है तो उस रिसेशन में हम इजी मॉनेटरी पॉलिसी में आ जाएंगे। ठीक है, यहां तक का एक फ्रेमवर्क आपको समझ में आया जिसको लेकर के अब हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक का एक फ्रेमवर्क आपको क्लियर है? यहां तक जो हमने एक फ्रेमवर्क डेवलपमेंट किया है, ये फ्रेमवर्क आपको क्लियर है? गुड। चलिए, अब यहां से समझते हैं कि कैसे आरबीआई अपनी इन पॉलिसीज का यूज करता है, कैसे टाइट मॉनेटरी पॉलिसी कैसे एब्जॉर्ब करता है और कैसे पुश करता है। ठीक है, इनको हम कोरिलेट करेंगे अपनी पॉलिसीज से, लेकिन इन कोरिलेट करने से पहले हम इसके टूल्स को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इस काम को करने के लिए आरबीआई के पास दो टूल्स होते हैं। पहला जो टूल होता है, इसको हम क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, मात्रात्मक कहते हैं। दूसरा जो टूल्स होता है, इनको हम क्वालिटेटिव टूल्स कहते हैं, इनको हम गुणात्मक कहते हैं। ठीक है, मात्रात्मक हम क्यों कहते हैं, इसको क्वांटिटेटिव क्यों कहते हैं, क्योंकि इन सभी टूल्स में जब अभी मैं बात करूंगा तो इन सभी टूल्स में हमारे पास कुछ नंबर्स की बात होगी। यहां पर हम सभी जगह क्या करेंगे, नंबर्स पे बात करेंगे। इसलिए इनको हमने एक तरफ लिखा है जहां पर हमने इसको क्वांटिटेटिव टूल्स कहा।
दूसरी तरफ हमने क्वालिटेटिव टूल्स लिखा है, क्योंकि यहां पर हम जितनी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं, इन सभी में आपको देखने के लिए मिलेगा कि इकोनॉमी की क्वालिटी और बैंकिंग की क्वालिटी सुधारने की कोशिश की जाए। ठीक है, क्यों हम इसे क्वांटिटेटिव कहते हैं और क्यों हम इसे क्वालिटेटिव कहते हैं। दूसरा दूसरा पॉइंट, हम इस क्वांटिटेटिव टूल को, ये जो हमने क्वांटिटेटिव टूल रखा है, इसको हम जनरलाइज्ड सामान्य टूल्स भी कहते हैं, जनरलाइज्ड टूल्स भी कहते हैं। इसको हम विशेष टूल्स या स्पेशलाइज्ड टूल्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जनरलाइज्ड टूल्स है, ये जो है ये हमारा स्पेशलाइज्ड टूल्स है, विशेष टूल्स है। जनरलाइज्ड टूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो टूल्स हैं जिन टूल्स में यदि आरबीआई ने किसी प्रकार का कोई बदलाव किया तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से नहीं, हो सकता है फ्रंट टू फ्रंट नहीं, बट घूम फिर करके कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर भी आ रहा है या हर किसी के ऊपर आ रहा है। क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर किसी के ऊपर आ रहा है, इसलिए इसको हम जनरल कह रहे हैं, जनरलाइज्ड टूल्स कह रहे हैं। लेकिन ये वाला जो सेक्शन है, स्पेशलाइज्ड वाला जो सेक्शन है, इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर, मेरे ऊपर या किसी ऐसे के ऊपर नहीं आएगा जो इससे जुड़ा हुआ नहीं। तो ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो स्पेशलाइज्ड टूल्स है ये बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल कैसे है? तो इसका इम्पैक्ट उन्हीं लोगों पर आएगा जिनके लिए आरबीआई ने स्पेसिफिकली इसको डिजाइन किया है। इसलिए ये क्या है? विशेष है, स्पेशल है। लेकिन इस साइड जनरल है। क्यों जनरल है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट हर उस व्यक्ति पर आएगा जो इस अर्थव्यवस्था में रहता है, या तो प्रत्यक्ष रूप से या तो अप्रत्यक्ष रूप से, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये दो चीज समझ में आई। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सबसे पहला जो टूल हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहली जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिजर्व रेशियो, आरक्षित अनुपात। ठीक है, क्या होता है रिजर्व रेशियो? तो समझिए, एक बैंक जो होता है, इस बैंक के पास दो प्रकार की चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है जिसको कि हम कहते हैं एसेट्स। किसी भी बिजनेस, किसी बैंक भी एक बिजनेस है, उसी तरह से किसी भी एक बिजनेस के पास दो तरह की चीजें होती हैं। एक होती है जिसको कहते हैं एसेट्स, जिसको आप कहते हैं संपत्ति। दूसरी होती है जिसको हम कहते हैं लाइबिलिटी, जिसको हम कहते हैं दायित्व। तो एसेट्स और लाइबिलिटी, संपत्ति और दायित्व। उसी प्रकार से बैंक के पास भी दो ही चीज होती है, एसेट होती है और लाइबिलिटी होती है। अब सोचिए एक बार, बैंक का एसेट क्या होता होगा और बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है। एसेट वो चीज होती है या संपत्ति वो चीज होती है जो आपको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट बना के देती है, आइदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी। आपने कार खरीदा, कार आपकी एक संपत्ति है। कैसे संपत्ति है? क्योंकि इससे आपको कुछ बेनिफिट मिला, अब आप इससे ट्रेवल कर सकते हैं। मॉनेटरी नहीं है, मुद्रा के रूप में नहीं है, बट बेनिफिट तो मिल रहा है, इसलिए आपने इसको क्या कहा? एसेट। लेकिन आपने जो बैंक से जाकर के लोन लिया है, उधार लिया है, वो एक लाइबिलिटी है, वो एक दायित्व है, क्योंकि उसे आपको चुकाना है। तो एसेट आपको बेनिफिट देता है, या तो मॉनेटरी या तो नॉन मॉनेटरी। लाइबिलिटीज आपके ऊपर दायित्व बढ़ाता है। ठीक है, तो बैंक के पास भी अगर हम देखें तो बैंक के पास भी दो चीज होती है। एक तो बैंक के पास जो चीज होती है जिसको कि आप कहते हैं डिपॉजिट, जमा राशि। ठीक है, डिपॉजिट, जमा राशि। एक जो बैंक देता है लोन, एक होता है डिपॉजिट, जमा राशि, और एक होता है लोन, जो बैंक लोन देता है, कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो भी लोन है। अब एक बात सोचिए कि बैंक को इन दोनों में से किसके माध्यम से पैसा मिलता है? बैंक को पैसा मिलता है। इन दोनों में से बैंक को किसके माध्यम से बैंक की जेब में पैसा आता है? तो आपका आंसर है लोन के माध्यम से, क्योंकि लोन के माध्यम से बैंक के पास में ब्याज के रूप में एडिशनल इनकम आती है। तो बैंक का जो एसेट होता है, बैंक की जो संपत्ति होती है, वो उसका लोन होता है। क्लियर है? अब डिपॉजिट ये एक दायित्व है। क्यों दायित्व है? क्योंकि मान लीजिए मैं अगर बैंक में जाकर के डिपॉजिट कराता हूं, तो 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, जितने भी साल बाद, बट बैंक को मुझे वो डिपॉजिट वापस करना है। साथ साथ में उस डिपॉजिट पे
ब्याज भी वापस करना। तो डिपॉजिट या लाइबिलिटी वो चीज होती है जिससे आपकी जेब से पैसा निकल रहा है, एसेट वो चीज होती है जिसके कारण आपके जेब में पैसा आ रहा है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो बैंक के जेब में पैसा आ रहा है उसके दिए गए लोन के कारण, इसलिए बैंक का एसेट है लोन। बैंक की जेब से पैसा निकल रहा है उसके दिए गए डिपॉजिट्स के कारण, उसके लिए गए डिपॉजिट्स के कारण, इसलिए उसकी लाइबिलिटी, उसकी दायित्व जो है वो उसका डिपॉजिट है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई, बैंक का डिपॉजिट और बैंक की लाइबिलिटी। दो बात आपको क्लियर है, क्योंकि लोन जो बैंक देता है उसके माध्यम से बैंकों को ब्याज के रूप में पैसा जेब में आएगा। इस कारण से लोन को हम बैंक की संपत्ति या एसेट कहते हैं, क्योंकि बैंक ने जो डिपॉजिट पब्लिक से ले रखा है इसे बैंक को एक दिन लौटाना है और इस पर ब्याज भी चुकाना है, इसलिए इन डिपॉजिट्स को हम बैंक की लाइबिलिटी या दायित्व या देनदारी कह सकते हैं। ये दो बात समझ में आई आपको, एसेट और लाइबिलिटी बैंक का कॉन्सेप्ट। ये दो बात आपको समझ में आई, एसेट और लाइबिलिटी बैंक का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो 2019 का, पिछले साल का, ठीक है, पिछले साल का आप यूपीएससी का पेपर उठाना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे मात्र। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, आप सारे क्वेश्चंस देखना, उसमें से 2 नंबर आपको फ्री के मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहां पर ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पर एक चीज समझ में आई कि बैंक के पास क्योंकि डिपॉजिट है इसलिए बैंक को लायबिलिटी है, बैंक को पैसे वापस देने। ठीक है, मान लीजिए बैंक के पास 500 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, 500 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है, जिसमें से कि 10 लाख रुपए मेरा भी डिपॉजिट है। फॉर एन एग्जाम्पल, बैंक के पास 10 लाख रुपए मेरा भी डिपॉजिट है। अचानक से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको कि हम पैनिक सिचुएशन कहते हैं। आ सकता है भाई पैनिक सिचुएशन, चाइना अटैक कर दे, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, वर्ल्ड वॉर हो जाए, भारत में ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए। मैं सिर्फ एक सिचुएशन आपको अज्यूम, ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए जो लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट कर देगा। आपको ऐसा कोई आकर के बोल दे कि भाई ये XYZ बैंक है, मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है वो अकाउंट मेरा ABC बैंक में है ना। ऐसा तो कई बार होता है हमारे देश में। मान लीजिए मेरा अकाउंट जो है वो ABC बैंक में है और पूरे बाजार में एक बात फैल जाए कि भैया ABC बैंक जो है ये डूबने वाला है, हो गया पैनिक। ये तो कॉमन आपको देखने के लिए मिलता है ना। क्या होगा ऐसे सिचुएशन में? ऐसे सिचुएशन में ये सिर्फ र्यूमर है, ये सिर्फ अफवाह है ना, बट मेरे तक तो पहुंची, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिसके भी माध्यम से पहुंची। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट होगा, और अगर ऐसा हुआ तो सबसे पहले क्या होगा, मैं दौड़ करके जाऊंगा ABC बैंक के ATM में और कोशिश ये करूंगा कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है वो मैं विड्रॉ कर लूं। जितना ATM से विड्रॉ कर सकता हूं उतना विड्रॉ कर लूं, या फिर कल सुबह जैसे ही बैंक खुलेगा तुरंत बैंक में पहुंच जाऊंगा और बोलूंगा भाई मेरा पैसा वापस दे दो। उसी तरह से वो सारे लोग जिनका पैसा इस बैंक में है वो सभी लोग लगभग लगभग पहुंच जाएंगे। बैंक के पास सडन अचानक से बहुत बड़े पैसों की डिमांड आने लगी कि भाई हमारा पैसा वापस दे दो, ठीक है, हमारा पैसा आप वापस दे दो, हमें ये वापस चाहिए क्योंकि ये बैंक डूबने वाला। सही है गलत है उस समय तो हमें नहीं समझ में आएगा, बराबर। अब यहाँ पे समझिए बैंक करता क्या है, बैंक का काम कैसे होता है। बैंक आपसे डिपॉजिट लेता है, ठीक है, और इस डिपॉजिट को उठा करके वो किसी और को लोन में दे देता है। इस लोन से बैंक को 10% का ब्याज मिलता है और इस डिपॉजिट पे उसे 5% का ब्याज देना पड़ता है। तो कुल मिला के 5% बैंक की जेब में गए। मतलब कुल मिला के ये लोन में जो धनराशि बैंक दे रहा है वो काहे का है, मैक्सिमम हिस्सा इस डिपॉजिट का है। ठीक है, अब यहां पे समझिए, यदि ऐसा होता है, यदि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन होती है कि बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट है, एक एग्जांपल कि बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट है और इस पूरे डिपॉजिट में से बैंक ने 100 रुपए का लोन दे दिया। बैंक के पास 100 रुपए का डिपॉजिट आया और इसमें से पूरे में से 100 रुपए का लोन जो है बैंक ने दे दिया। तो बैंक के पास में अभी फिलहाल में कितना पैसा बचा है, 0। और अचानक से अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, इस AB की सिचुएशन, ABC की, लोग पैसा मांगने के लिए बैंक के सामने खड़े हैं, बैंक के पास में कुछ भी नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में पैनिक है, क्या होगा?
होगा ये कि इस पैनिक को, ये जो पैनिक क्रिएट हो रहा है, इस पैनिक को स्ट्रेंथ मिलेगा और लोगों को समझ में आने लगेगा या लगने लगेगा कि हाँ देखो हम अपना पैसा मांग रहे हैं, बैंक वाले पैसा चुका नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि एबीसी बैंक उठने वाला है या डूबने वाला है। ये पैनिक और ज्यादा बढ़ जाएगी, समझ रहे हैं? और ऐसी पैनिक एक इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक होती है। तो आरबीआई ने बैंकों को क्या निर्देश दिए? बोले भैया आप एक काम करो, आपके पास अगर 100 रुपए आता है तो आप इस पूरे 100 रुपए को लोन में नहीं दे सकते। आप इस पूरे 100 रुपए को लोन में नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि कभी अगर इस एबीसी वाली कंडीशन आ जाए, कभी अगर ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन आ जाए, तो इस पैनिक को हैंडल करने के लिए आपके पास में कुछ धनराशि होनी चाहिए। ठीक है, इस पैनिक को हैंडल करने के लिए आपके पास में कुछ धनराशि जेब में होनी चाहिए आपके, ताकि इससे तुरंत उठा करके आप ये चुका सको। कुछ तो मिले। भाई मेरा अगर 1,000 रुपए बैंक के पास जमा था, मैं जैसे ही सुबह बैंक के पास पहुंचा, बैंक ने बोला सर टेंशन मत लो, ये 500 रुपए रखो, 500 रुपए कल तक आपको और देते हैं, एक दिन में हो जाएगा अरेंजमेंट, कहीं से आरबीआई से ले लेंगे, मनी मार्केट से ले लेंगे, कहीं से भी ले लेंगे, बट आज तो 500 रुपए दे देंगे। इससे होगा क्या? एक डिपॉजिटर का ट्रस्ट तो बनेगा कि हाँ भाई 500 दे दिया, 500 और कल दे देंगे ये लोग, और बैंक को भी टाइम मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 500 भी बैंक के पास नहीं और बैंक ने सीधे कह दिया कि नहीं भैया 1 रुपए भी नहीं है, तब तो पैनिक और बढ़ जाएगा। तो आरबीआई ने क्या कहा बैंकों को कि कुछ धनराशि जो आपके पास डिपॉजिट के रूप में आती है, उसका हिस्सा आपके पास रिजर्व रखना है, आपको अपने पास आरक्षित रखना है, आपको रिजर्व रखना है। क्यों रिजर्व रखना है? क्योंकि ऐसी कोई पैनिक की कंडीशन बनी, इस पैनिक की कंडीशन को कहते हैं इकोनॉमी की भाषा में बैंक रन। इसको कहते हैं हम बैंक रन की सिचुएशन। तो ऐसी अगर कभी इस बैंक रन की सिचुएशन बनी, तो इस बैंक रन की सिचुएशन से निपटने के लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। उस धनराशि को कहते हैं रिजर्व रेशियो। उस धनराशि को, उस अमाउंट को कहते हैं हम रिजर्व रेशियो, जो बैंक को अपने पास में रखना है। क्यों रखना है? क्योंकि कभी अगर इकोनॉमी में ऐसी पैनिक आ गई तो इसका उपयोग किया जा सकता। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए, एक एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए बैंकों ने ये कहा कि हमारे पास 100 रुपए है। मान लीजिए बैंकों के पास 100 रुपए डिपॉजिट के रूप में आया, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 100 रुपए डिपॉजिट के रूप में आया, और आरबीआई ने बैंकों को कहा कि आप इसमें से 25 रुपए, आप इसमें से 25 रुपए रिजर्व के रूप में रख लीजिए। मतलब बैंकों के पास जो लोन देने के लिए पैसा बचा है, वो कितना बचा है? मात्र 75 रुपए, है ना? सिंपल से एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ रहे हों। 100 रुपए बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट आया, जिसमें से आरबीआई ने कहा आप 25 रुपए रिजर्व रखिए और 75 रुपए आप लोन में दे सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे बैंक्स ने क्या बोला? बैंक्स ने आरबीआई को कहा कि सर हमें तो जो ब्याज देना है इन सभी डिपॉजिटर्स को, वो पूरे 100 रुपए पे देना है। बैंकों को तो जो ब्याज देना है वो पूरे 100 रुपए पे देना है, लेकिन बैंकों के पास जो ब्याज आएगा वो मात्र 75 रुपए पे आएगा, क्योंकि लोन में सिर्फ इतना ही अमाउंट दिया गया है। अगर ये 25 रुपए हम उठा करके पेटी में बंद कर देते हैं तो इस 25 रुपए से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जबकि ब्याज चुकाना, देना तो हमें इस 25 रुपए पे भी है। इतनी सी बात आपको क्लियर हुई? देना तो हमको इस 25 रुपए से भी है। तो यहां पे आरबीआई ने कहा ठीक है, आपकी बात में लॉजिक समझ में आता है, तो आप एक काम कीजिए, ये जो 25 रुपए आपने रखा है, इस 25 रुपए में से मैं आपको दो विकल्प देता हूं। पहला विकल्प देता हूं, इसका मेजर पोर्शन, इसका मेजर पोर्शन 20 रुपए के एग्जाम्पल समझ लीजिए, 20 रुपए, इस 20 रुपए को आप किसी ऐसी जगह पे निवेश कर सकते हैं, किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो पूरी तरह से सिक्योर हो और जरूरत पड़ने पे तुरंत लिक्विडेट किए जा सके, तुरंत इसको कैश में परिवर्तित किया जा सके। पहली कहानी, पूरी तरह से सिक्योर हो, और दूसरी तरफ जरूरत पड़ने पे तुरंत इसका आप यूज कर सकें या लिक्विडेट कर सकें। और बहुत कम, छोटा सा पोर्शन, बहुत कम, थोड़ा सा पोर्शन, ये 5%, ये तो कम से कम आप कैश के रूप में रखो। ये जो है, ये तो आप कम से कम कैश के रूप में रखो। तो बैंकों ने पूछा ठीक है सर, ये बताइए कि ये 20 को हम कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो आरबीआई ने कहा कि आप इससे
गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, जो सरकार के द्वारा अप्रूव्ड प्रतिभूतियां होती हैं, सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, उनमें निवेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आप चाहें तो इसको गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, स्वर्ण में निवेश कर सकते हैं, या फिर तीसरा पॉइंट कि आप चाहें तो इसको कैश के रूप में रख सकते हैं। मतलब आपके पास 3 विकल्प तो है। इन 3 में से किसी एक विकल्प में आप इस पैसे को निवेश कर सकते हैं। किसको? इस मैक्सिमम अमाउंट। इससे क्या होगा कि यदि आपने निवेश किया है तो आपको यहां से 6-7, 8% तक का ब्याज मिलता रहेगा, और आप इस 6-7, 8% से इस डिपॉजिटर को चुका देना। बाकी जो 5% का वो है, वो आपको मेंटेन कैश के रूप में करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप अपने पास मेंटेन कर सकते हो। ये वाला जो 20% वाला हिस्सा है, इस हिस्से को आप अपने पास, किसके पास? बैंक के पास में मेंटेन कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये कैश वाला हिस्सा, ये हिस्सा आपको मेरे पास यानी किसके पास? आरबीआई के पास रखना पड़ेगा। किस रूप में रखना पड़ेगा? कैश के रूप में रखना पड़ेगा। ये जो आरबीआई के पास कैश के रूप में रखा है, इसी चीज को हम कहते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और ये वाला जो हिस्सा है जो कहीं निवेश किया जा सकता है, मैक्सिमम हिस्सा होता है, इसको कहते हैं हम एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात। क्लियर है? अब समझिए, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं या इसमें समझते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, संवैधानिक तरलता अनुपात, ये रिजर्व रेशियो का वो हिस्सा होता है जिस हिस्से को बैंक निवेश कर सकता है। दिस इज द पोर्शन ऑफ रिजर्व रेशियो विच कैन बी इन्वेस्टेड बाय द बैंक। कहां इन्वेस्ट कर सकता है? आइदर, 3 ही ऑप्शन है, आइदर गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी में, सरकार द्वारा प्रमाणित प्रतिभूतियों में, दूसरा गोल्ड में, या तीसरा आप कैश के रूप में रख लीजिए। एसएलआर संवैधानिक है, ये आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये कौन मेंटेन रखेगा, किसके पास रहेगा? ये बैंक के पास खुद रख सकता है। दूसरा, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो, रिजर्व रेशियो का वो पार्ट है जो ज्यादातर कम होता है, परंतु लिक्विड फॉर्म में, कैश के फॉर्म में रखना पड़ता है, और बैंक को इसे आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। बैंक को इसे आरबीआई के पास में रखना पड़ता है। मतलब एसएलआर और सीआरआर दोनों को मेंटेन बैंक करता है, दोनों को रखने का, दोनों में पैसा बैंक का होता है, लेकिन एक मेंटेन किया जाता है, एसएलआर मेंटेन किया जाता है बैंक के खुद के पास, और सीआरआर मेंटेन किया जाता है बैंक को आरबीआई के पास, कैश को आरबीआई के पास। ठीक है, इतनी सी बात आपको क्लियर हुई, एसएलआर क्या होता है और सीआरआर क्या होता है। यहां तक के कॉन्सेप्ट में कोई डाउट आपको? बताइए, यहां तक की बात आपको समझ में आई? हाँ जी, यहां तक के कॉन्सेप्ट में आपको कहीं कोई डाउट? गुड गुड, चलिए, बाकी भी जो लोग हैं, आप भी एक बार कम से कम कंफर्म तो करा थे। नो, ठीक है, आप प्लीज एक बार कंफर्म मुझे कराते जाइए कि ये डाउट है कि नहीं, क्योंकि ये हमारी ऑफलाइन क्लास नहीं है जिसमें कि आपकी रिएक्शंस देख करके समझ में आ जाए कि आ रही कि नहीं आ रही। तो आपको थोड़ा सा वर्ड्स में बताना पड़ेगा कि समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो यहां तक हमें एक बात समझ में आई कि एसएलआर और सीआरआर क्या चीज होता है। सो एसएलआर इज दैट पोर्शन ऑफ रिजर्व रेशियो विच इज जनरली हायर, है ना। अभी भी आप देखेंगे तो अभी भी मेरे ख्याल से 19.5 समथिंग का एसएलआर है। तो एसएलआर इज, एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिएगा एग्जाम जाने से पहले, क्यों? क्योंकि ये रेगुलर बेसिस पे अपडेट होते हैं। एसएलआर इज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ रिजर्व रेशियो विच कैन बी इन्वेस्टेड बाय द बैंक्स, being maintained by the bank, with the bank, and this can be invested either in government approved securities or gold or the cash form। संवैधानिक तरलता अनुपात आरक्षित अनुपात का वह हिस्सा है जो कि ज्यादातर बड़ा होता है। ये निवेश किया जा सकता है कहां कहां?
सरकारी प्रतिभूतियों में, या फिर गोल्ड में, या फिर कैश के रूप में ये बैंक अपने पास मेंटेन रखता है। सीआरआर इज दैट पोर्शन ऑफ अमाउंट विच इज बीइंग मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड विद द आरबीआई। सीआरआर नगद आरक्षित अनुपात वह अनुपात होता है रिजर्व रेशियो का जो कि कैश के रूप में, तरल रूप में रखा जाता है, आरक्षित रखा जाता है। बैंक का पैसा है लेकिन किसके पास है? आरबीआई के पास। ठीक है, ये आरबीआई ने सेट कर रखा है रूल। ये ध्यान दीजिएगा, बैंकों को पैसा सिर्फ यही दो फॉर्म में रिजर्व नहीं रखना पड़ता है, इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्शन होते हैं जिसके रूप में बैंक को पैसा रिजर्व रखना पड़ता है। प्रोविजनिंग करना पड़ता है, बफर रखना पड़ता है बेसल 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो सिर्फ यही भर नहीं है कि बैंक को 100 रुपए में से 25 रुपए रिजर्व रखना है और 75 रुपए पे बिजनेस करना है। अभी और भी है बट वो डिटेल में हम बाद में देखेंगे। अभी ये दो चीज हमारे पास क्लियर है। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉइंट समझिए। तीसरा पॉइंट होता है बैंक रेट, बैंक दर। बैंकों को जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन के रूप में ले सकते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन के रूप में ले सकते हैं। यदि ये लोन लंबी समयावधि के लिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हम जब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं या लंबी समयावधि की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कम से कम 1 साल से ऊपर की। बट ज्यादातर नॉर्मल कंडीशन में ये 15 साल, 20 साल, 25 साल ऐसे होते हैं। दूसरी तरफ जब बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, हम जब शॉर्ट टर्म के लिए समझते हैं तो ये लघु काल के लिए समझते हैं तो ये 1 साल से कम के लिए होता है। बैंकिंग में 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म, 1 साल से कम शॉर्ट टर्म। तो जब बैंकों को लंबी समयावधि के लिए धनराशि की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म के लिए आवश्यकता होती है, तो बैंक ये लोन आरबीआई से ले सकता है। बैंक ये लोन आरबीआई से ले सकता है। और जब बैंक ये लोन आरबीआई से लेने जाएगा तो बैंक को उस लोन पर एक ब्याज चुकाना पड़ता है और इस ब्याज की दर को बैंक रेट कहते हैं। इस ब्याज की दर को बैंक रेट कहते हैं। सो बैंक रेट इज दैट रेट at which a financial institution, a bank, NBFC can get a long-term loan from RBI. बैंक दर वह दर है जिस दर के माध्यम से वित्तीय संस्थान में बैंक भी हो सकते हैं, एनबीएफसी भी हो सकती है, दीर्घ काल के लिए, लंबे समय के लिए आरबीआई से लोन लेती है। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपको कई बार एक वर्ड और देखने के लिए मिलता है, उस वर्ड को कहते हैं बेस रेट। वैसे अब तो बेस रेट कॉन्सेप्ट हट गया है बट अभी भी कुछ बैंकों में ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। वो तो कॉन्सेप्ट तो दे, बैंक रेट और बेस रेट दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बेस रेट वो कम से कम ब्याज की दर होती है जिस दर पर बैंक जो है, बैंक ग्राहकों को लोन देता है। बेस रेट वो मिनिमम रेट होती है जिससे बैंक ग्राहकों को लोन देता है। बैंक रेट वो रेट होती है जिस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है। समझ रहे हैं? तो आरबीआई जब लोन देगा बैंकों को मिनिमम रेट, तो वो रेट बैंक रेट है, और जब बैंक देगा पब्लिक को लोन तो उसमें मिनिमम रेट जो होता है कम से कम वो बेस रेट होता है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो बैंक रेट वो रेट होता है जिस रेट पे वित्तीय संस्थानों को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को आरबीआई से लंबे समयावधि के लिए, दीर्घकाल के लिए लोन मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं जब बैंकों को या वित्तीय संस्थानों को छोटे समय के लिए, कम समय के लिए लोन चाहिए है तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन नीति। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट लैफ फैसिलिटी कहा जाता है। फैसिलिटी होता है, यहाँ पे पॉलिसी लिखा गया है, ये फैसिलिटी है, लैफ फैसिलिटी। ठीक है, इसके अंदर कुछ टूल्स आते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो और एमएसएफ, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत स्थायी सुविधा। अब समझिए रेपो क्या होता है। रेपो का मतलब होता है एक एग्रीमेंट। रेपो का मतलब सबसे पहली चीज क्या है? एक एग्रीमेंट। ठीक है, काहे का एग्रीमेंट? ये एक एग्रीमेंट है, ये एक अनुबंध है।
काहे का अनुबंध? ये अनुबंध है रीपर्चेजिंग का, ये अनुबंध है रीपर्चेजिंग का, पुनः इसे खरीद लूंगा, इस चीज का अनुबंध। आपने कई मूवीज में देखा होगा, गांव में जब लोन की जरूरत होती है तो लोग क्या करते हैं, जमींदार के पास जाते हैं और वहां जाकर के क्या बोलते हैं कि जमींदार साहब आप ये मेरी जमीन रख लो, गिरवी रख लो, इसके बदले पैसे दे दो, मैं इतने समय के बाद आपके पास आऊंगा और आने के बाद मैं आपका पैसा भी दे दूंगा, आपका ब्याज भी दे दूंगा और जमीन अपनी वापस खरीद के ले जाऊंगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट बना है देने वाले के बीच में और लेने वाले के बीच में। तो रेपो एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? रेपो का फुल फॉर्म ही होता है रीपर्चेजिंग। क्या एग्रीमेंट है? रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट है। तो ये एग्रीमेंट किन के बीच में होता है? ये एग्रीमेंट हो रहा है बैंक और आरबीआई के पास बीच में, एनबीएफसी या वित्तीय संस्थानों और आरबीआई के बीच में। इसमें क्या होता है, इस एग्रीमेंट में क्या होता है? इस एग्रीमेंट में जो बैंक है या वित्तीय संस्थान है वो आरबीआई के पास आएंगे और आरबीआई के पास कहेंगे कि सर मेरे पास गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, सरकार के द्वारा प्रमाणित प्रतिभूतियां हैं, इन प्रतिभूतियों को आप अपने पास रख लो, इन प्रतिभूतियों को आप अपने पास रख लो। क्या रख लो? गिरवी रख लो, इसके बदले मुझे पैसे दे दो। ये आप गिरवी रख लो और इसके बदले मुझे पैसे दे दो। मैं एक निश्चित समयावधि के बाद, मैं 7 दिन के बाद, मैं 14 दिन के बाद, मैं 28 दिन के बाद, मैं 56 दिन के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगा, आपका ब्याज भी चुका दूंगा, आपका मूलधन भी चुका दूंगा और ये इतने समय के बाद वापस से अपना ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी खरीद के ले जाऊंगा। मतलब तब तक के लिए मुझे आप लोन दे दो और उस लोन के गिरवी के लिए या सिक्योरिटी के रूप में आप ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी रख लो। ठीक है। अब यहां पर देखिए, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में बार बार आ रहा होगा कि हमने 2 से 3 बार एक वर्ड यूज कर लिया जिसका नाम है, जिसमें हमने कहा गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। तो क्वेश्चन ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी क्या चीज होती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे हम गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी समझ लेते हैं क्या चीज होती है, सरकारी प्रतिभूतियां क्या चीज होती है समझ लेते हैं। सरकार को अपने काम करने के लिए, गवर्नमेंट को अपने काम करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। रोड बनाना है, ट्रेन चलाना है, ट्रैक करना है, एक्स वाई जेड दुनिया भर की चीजें करना है। इस चीज के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। जैसे बैंकों में पैसा डालना है तो इसके लिए सरकार को क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए होता है। बजट में अगर पैसा निकाला गया तो वो एक बात हो जाता है और दूसरी बात बजट के अलावा पैसा चाहिए होता है। तो सरकार को पैसे 2 तरीके के चाहिए होते हैं। एक चाहिए होता है कि भाई आप मुझे पैसा दो जिस पैसे का मैं रोड बनाऊंगा, ठीक है, और इस रोड बनने के बाद फिर यहां से मेरी जो भी बेनिफिट हो गया, जो भी प्रॉफिट होगा, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। आप मुझे पैसा दो, मैं आपके पैसे पे निश्चित तौर पे एक्स वाई जेड, मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूं, निश्चित तौर से एक्स वाई जेड प्रतिशत ब्याज आपको दूंगा। ठीक है। अब रोड बनाने का काम, अब सरकार के पास ये पैसा वापस कैसे आएगा? जब रोड बनेगा, रोड पे टोल टैक्स लगेगा तो सरकार के पास पैसा आएगा। ना तो रोड बन रही 10 दिन में, ना तो रोड से टोल टैक्स आ रहा है 10 दिन में। तो ये काम कितने साल का होगा? ये काम होगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, एक लंबे समय अवधि के लिए। तो सरकार कहेगी कि भाई आप जो मुझे पैसा दे रहे हो वो कितने समय के लिए है? वो पैसा है 10 साल के लिए, वो पैसा है 15 साल के लिए, 20 साल, 25 साल, एक लंबे समय अवधि के लिए। समझ रहे? और जब इस लंबे समय अवधि के लिए पैसा सरकार आपसे लेती है तो सरकार आपको एक बॉन्ड देती है। बॉन्ड मतलब एक कागज पे लिख के देगी, यहाँ पे लिखा रहेगा रेल मंत्रालय, आपका नाम, आपने इतना पैसा मुझे दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 15 साल तक आपको हर साल 8% या 10% आपके पैसे पर ब्याज देते रहूंगा। ये भारत सरकार का लोगो है, ये मेरी गारंटी है। ये जो होता है इसी को कहते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। जब ये सिक्योरिटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबे समय अवधि के लिए होती है, तो इसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड, जीसेक बॉन्ड। आपने कई बार नाम सुना होगा। इसको कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड या जीसेक बॉन्ड।
लेकिन जब यही चीज छोटे समय अवधि के लिए होती है, मतलब 1 साल से कम के लिए होती है, 1 साल से कम के लिए होती है, तो इसको कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। टी बिल्स इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, 90 दिन, 180 दिन, 364 दिन, तो इसको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल, ये दोनों जो हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है। तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम यहां जो बात कर रहे हैं, हम यहां पर इसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, जिनमें कि पैसा बैंकों ने निवेश किया है। जैसे 25 साल की बात हो गई, तो उस 25 साल में बैंकों ने पैसा निवेश किया है। अब बात यह आती है, बैंक पैसा इसमें क्यों निवेश करते हैं, क्यों, या लोग इसमें क्यों पैसा निवेश करते हैं, क्यों, क्योंकि ये एक सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है। 15 साल के लिए फिक्स हो गया कि मुझे 8% या 10% का ब्याज सरकार देगी ही देगी। ठीक है ना, तो ये एक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट है, सिक्योर इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए लोग इसमें निवेश करते हैं, बैंक भी निवेश करते हैं, और निवेश करने के बदले इन्हें क्या मिलता है, बॉन्ड मिलता है, जिस बॉन्ड को गिरवी रख करके ये आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो क्योंकि ये गिरवी है, मतलब बैंक को आकर के या वित्तीय संस्थानों को आकर के पुनः एक समय के बाद बैंक से या आरबीआई से वापस लेना पड़ेगा। तो जो रेट बैंक देगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि लोन बैंक ने लिया है, तो जो रेट बैंक देगा इसको, आरबीआई को, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। जो रेट बैंक देगा आरबीआई को, उस रेट को कहते हैं रेपो रेट। ठीक है, उसको कहते हैं हम रेपो रेट। तो रेपो रेट वह रेट है, एक सिंपल सी भाषा में समझें, रेपो रेट वह रेट है जिस रेट से वित्तीय संस्थानों को आरबीआई से लोन मिलता है, छोटे समयावधि के लिए, कम समयावधि के लिए, जिसके बदले उन्हें गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी गिरवी रखानी पड़ती है, जिसे निश्चित समयावधि के बाद इन्हें पुनः खरीदना पड़ता है। So repo is a repurchasing agreement between financial institutions and RBI, in which financial instruments will put or securitize the government securities with the RBI, and on behalf of this securitization they will get a loan, and after a specific period of time they will have to come to the RBI, they will have to return the loan, will have to pay the interest and get back their government securities with them. The rate of interest which they will pay is called the repo rate. क्लियर है, रेपो का कॉन्सेप्ट समझ में आया, थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट है, बुक्स में आप पढ़ेंगे तो बुक्स में आपको मिलता है। जब बैंक छोटी समयावधि के लिए लोन लेता है तो उसको रेपो कहते हैं, जब बड़ी समयावधि के लिए लोन लेता है तो उसको बैंक रेट कहते हैं। मैंने आपको बैंक रेट भी जो बताया है, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही टू द पॉइंट बताया है, समय की सीमा है हमारे पास इसलिए, अदरवाइज 1 घंटे में मैं आपको सिर्फ बैंक रेट समझा सकता हूं, इतना डिटेल बैंक रेट में, है ना। बट अभी हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट चीजों को समझते जाएं। तो आपको रेपो की बात समझ में आई, क्या होता है रेपो, प्लीज बताइए, आपको रेपो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये एक रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट है, गिरवी रखाया जा रहा है जिसके बदले में लोन मिल रहा है। रेपो में लोन कौन देगा, आरबीआई लोन देगा, किसको देगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। रेपो दर से ब्याज कौन दे रहा है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, आरबीआई को दे रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आई, रेपो का कॉन्सेप्ट समझ में आया। रेपो का कॉन्सेप्ट में आपको यहां तक कोई डाउट, गुड। अब अगर आपको रेपो समझ में आ गया है तो ये आपको एक डायरेक्शन समझ में आया बैंक से आरबीआई की तरफ। इसी डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए, ये रिवर्स रेपो, इसी डायरेक्शन को उल्टा कर दीजिए तो ये रिवर्स रेपो। अब दोनों में देखिए, रेपो में क्या हो रहा था बैंक और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट, रिवर्स रेपो में भी बैंक और आरबीआई के बीच में एग्रीमेंट। लेकिन रेपो में पैसा लेने, लोन लेने के लिए कौन जा रहा है, बैंक, किसके पास, आरबीआई के पास। रिवर्स रेपो में आरबीआई लोन लेगा किससे, बैंक से। रिवर्स रेपो में आरबीआई लोन लेगा किससे, बैंक से। जब बैंक गया था आरबीआई के पास लोन लेने तो रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट बना था, उसी तरह से जब आरबीआई भी जाएगा लोन लेने बैंकों के पास में तो फिर से रिपर्चेजिंग एग्रीमेंट बनेगा। सेम वैसा ही गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट।
जब रेपो की बात थी तो बैंकों ने ब्याज चुकाया आरबीआई को, जब रिवर्स रेपो की बात आ जाएगी तो आरबीआई ब्याज चुकाएगा बैंक्स को। क्लियर है? इसको कहते हैं रिवर्स रेपो। अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए, रेपो में बैंक जा रहा है लोन लेने, ब्याज बैंक दे रहा है, तो रेट रेपो का ज्यादा होगा। रिवर्स रेपो में आरबीआई एक्सेप्ट कर रहा है बैंकों से, ब्याज आरबीआई देगा, तो रिवर्स रेपो में रेट कम होगा। सेम वैसा ही कॉन्सेप्ट, जैसे बैंक में मैं जाता हूं डिपॉजिट जमा करने के लिए, ठीक है, बैंक में आप जाते हैं एफडी आरडी कराने, तो बैंक क्या बोलता है, सर हम आपको मात्र 6% 5% ब्याज देंगे। लेकिन वही जब बैंक के पास आप जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बैंक आपको कहता है सर हम आपको पैसे देंगे 10% पे। सेम उसी तरह से आरबीआई और बैंक के बीच का कॉन्सेप्ट है। जी बिल्कुल सही है, टाइमलाइन होता है। यहां पर हम एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको कि हम टर्म रेपो कहते हैं, ठीक है। इस टर्म रेपो के अकॉर्डिंग जो टाइमलाइन होता है, दैट टाइमलाइन इज ऑफ करंटली 7 days, 14 days, 28 days एंड 56 days। ये चार टर्म रेपो, ये चार होते हैं, या तो 7 दिन के लिए, या तो 14 दिन के लिए, या तो 28 दिन के लिए, या तो 56 दिन के लिए। इन्हीं चार डिनोमिनेशन में रेपोज मिलते हैं। विशाल क्लियर है? टाइमलाइन होता है। विशाल क्लियर है आपको टाइमलाइन का कॉन्सेप्ट? टाइमलाइन होता है, ठीक है, गुड। चलिए, तो यहां तक की बात आपको समझ में आई, रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है, यहां तक की बात आपको समझ में आई, बैंक रेट क्या होता है ना, ठीक है। लेकिन जब जब बैंकों को ओवरनाइट के लिए, ओवरनाइट मतलब मात्र 24 घंटों के लिए, मात्र 24 घंटों के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो बैंकों के पास एक स्पेशल विंडो है जिसको हम कहते हैं एमएसएफ, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये भी आरबीआई से उन्हें मिलता है, बट मात्र 24 घंटों के लिए। यहां पर देखिए मैंने बैंक क्यों कहा है, क्योंकि एमएसएफ की फैसिलिटी जो है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंकों के लिए होती है, जबकि रेपो जो होता है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए होता है, मतलब बैंक को भी और एनबीएफसी को भी। एनबीएफसी मतलब आप समझिए, एनबीएफसी होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जो पैसों का लेन देन का काम तो करती है पर बैंक नहीं है। बजाज फिनसर्व, मुथूट फाइनेंस, इन सब का नाम आपने सुना होगा। इन सब में आप देखेंगे ये पैसों का लेन देन तो करते हैं बट बैंक नहीं है, ये एनबीएफसी है। तो रेपो जो है एनबीएफसी को भी मिलता है और बैंक को भी मिलता है, लेकिन एमएसएफ जो है ये सिर्फ बैंक तक, अभी फिलहाल तक लिमिटेड है, ठीक है।